स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के अगले क्लास में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जलवायु के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, जलवायु कर लिए थे, उसी में आगे आज हम करने वाले हैं वर्षा का वितरण, यानी कि बिहार में वर्षा का वितरण कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बिहार के मिट्टियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसी कैसी मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ के जलवायु के बारे में हमने कल बात किया था कि बिहार की जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है शीत ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की जो हमने बात की थी वो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, फिर वर्षा ऋतु की जो हमने बात की थी वो मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक, और फिर शीत ऋतु या फिर इसी को हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं, ये मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक होता है। ठीक है, तो बिहार की ये 3 ऋतुएं डिवाइड की गई है। ठीक है, उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं वर्षा का वितरण। बिहार में वर्षा कैसे होती है। ठीक है, अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है बिहार में सभी जगह समान नहीं है। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग हो जाता है। हमने जब भौगोलिक स्थिति की चर्चा की थी तो हमने देखा था कि जो गंगा नदी है ये बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर वर्षा की बात करें तो जो हमारा उत्तरी गंगा का मैदान है यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ अगर वर्षा की बात करें तो लगभग 101 सेंटीमीटर हर वर्ष वर्षा होती है, जबकि इसकी अपेक्षा दक्षिणी बिहार के मैदान में वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब वर्षा का जो वितरण होता है ये कुछ कारकों पे निर्धारित होता है। ठीक है, अगर कारकों की बात करें तो जो उच्चावच है, ठीक है, उच्चावच और समुद्र से जो दूरी है, इन दोनों के ऊपर वर्षा का निर्धारण होता है। अगर उच्चावच की बात करें तो बिहार का जो पूरा सरफेस है, पूरा मैदान है, इसमें 90% जो भाग है, अगर मैदानी भाग की बात करें तो 96% है, 90% इसमें जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी भाग बिहार में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, और नीचे जो है वो पठारी भाग पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर वर्षा वितरण का बात करें तो इस भाग में हमारा वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अवस्थित है यहाँ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, वहाँ से जब हवाएं आती है तो साथ में बहुत सारी नमी लेके आती है, और वहीं उत्तरी बिहार के मैदान में बहुत सारा वर्षा करती है। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा में हमारा उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र की बात करें जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया है, यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी यहाँ अवस्थित है, यहाँ से जो भी हवाएं चलती है वो पानी लेके जाती है, और यहाँ हिमालय अवस्थित है तो हिमालय से टकराकर यहाँ बहुत सारा वर्षा करती है। ठीक है, अगर हम पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अगर सबसे कम वर्षा वाली बात करें क्षेत्र की तो ये जो क्षेत्र है हमारा नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये जो क्षेत्र है सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, टाइटल डालिए वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, और इसमें लिखिए बिहार में वर्षा का वितरण। बिहार में वर्षा का वितरण असमान है, जिसका मुख्य कारण उच्चावच
उच्चावच में भिन्नता एवं समुद्र से दूरी है। ठीक है, समुद्र से दूरी है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 101 सेंटीमीटर है। ठीक है, 101 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तर पूर्वी भाग जैसे किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा लगभग 180 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पूरे उत्तरी बिहार के मैदान में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पूर्वोत्तर बिहार और तराई क्षेत्र में, हमने बात किया था तराई क्षेत्र यहाँ और यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भाग और तराई क्षेत्र में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसके बाद दक्षिणी बिहार के बारे में लिखिए। दक्षिणी बिहार के मैदान में उत्तरी बिहार के मैदान की तुलना में कम वर्षा होती है, जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर में सबसे कम वर्षा होती है। पैराग्राफ बदलिएगा, लिखिए। ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के अतिरिक्त बिहार में जाड़े में भी वर्षा होती है, जिसका कारण पछुआ विक्षोभ है। ठीक है, आगे लिखिए। जनवरी फरवरी के महीने में मैदानी क्षेत्रों में होने वाली ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्षा का वितरण। अब हम बात करेंगे मिट्टियों के बारे में। ठीक है, टाइटल डाल लीजिए, बिहार की मिट्टियाँ। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी क्या है? मिट्टी ठोस भूपटल की ऊपरी असंगठित पदार्थों से निर्मित होता है। ठीक है, असंगठित पदार्थों से निर्मित होता है, जिसमें चट्टानी कण, ह्यूमस,
जल, वायु और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे चीज़ मिलते हैं, फिर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। अगर मिट्टी की निर्माण की बात करें तो इसमें जो चट्टानें होती है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। ठीक है। और निर्माण में अगर बात करें तो उसमें जल, आर्द्रता, तापमान, ये सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम बात करने वाले हैं बिहार के मिट्टी के बारे में। मिट्टी का डेफिनेशन आपको पता होगा, ज्योग्राफी में रखा होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। अगर बिहार के मिट्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और उन्हीं नदियों को द्वारा लाई गई अवसादों से बिहार की मिट्टियों का निर्माण होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि बिहार का 90% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। 10% में थोड़ा सा हमारा हिमालयी क्षेत्र का जो मिट्टी है वो पाया जाता है और तराई क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है, और नीचे जो है हमारा पठारी क्षेत्र का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। यानी कि बिहार में कितना 90% जो है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा, जैसे सहायक नदियाँ हमने कल ही चर्चा कर लिया था कि गंगा की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो इसके बारे में बात करना सही नहीं है, जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है। जो इसका पूरा बिहार है, तो बिहार की मिट्टियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो कृषि अनुसंधान विभाग है, कृषि अनुसंधान विभाग, उसने बिहार के मिट्टियों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। पहला भाग है उत्तरी बिहार गंगा का मैदान। ठीक है। यहाँ से गंगा नदी निकली हुई है। ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार का मैदान बोलते हैं। तो पहला हमारा क्या है, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी पहला, दूसरा है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और तीसरा जो डिवाइड किया गया है वो सीमांत क्षेत्र में जो पठारी भाग पाया जाता है। ठीक है। ये वाला क्षेत्र हमने पहले ही इस पे चर्चा कर रखा है, इसको हम दक्षिणी सीमांत पठार बोलते हैं। तो यहाँ पाए जाने वाली मिट्टी, यानी कि बिहार की मिट्टी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग टाइटल डालिए उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। ठीक है। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। चलिए, इसका अगर हम बात करें तो हमने चर्चा किया था कि यहाँ बिहार के पश्चिमी चंपारण में शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है। तो शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो गंगा है हमारी, ठीक है, तो गंगा तक ये जो क्षेत्र है सारा हमारा क्या होगा, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। ठीक है। पश्चिमी चंपारण में थोड़ा सा हिमालयी क्षेत्र पाई जाती है। ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये सारे गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा लाई गई अवसादी मिट्टियों के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारी तराई मिट्टी। ठीक है। तराई मिट्टी, पहले इसका डिवीजन देख लेते हैं। इसको, ये जो उत्तरी बिहार का मैदान है इसको भी 4 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कितने में? 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। ठीक है। यानी कि हिमालय जो है, हिमालय के नीचे जो पाया जाता है वो कौन सी मिट्टी है, उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। उसके बाद जो दूसरा क्या डिवाइड किया गया है, तराई मिट्टी, और तीसरा है पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर मिट्टी। यहाँ जो घाघरा और गंडक का दोआब पाया जाता है, यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर हम इसी को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और चौथा है खादर मिट्टी, यानी कि इसके बाद वाला ये जो सारा क्षेत्र है ये कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है, खादर मिट्टी। ठीक है। चलिए अब सबके बारे में बारी बारी से हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। कौन सा? उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। ये जो मिट्टी है चंपारण के उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि ये हिमालय का पाद क्षेत्र है, यानी कि हिमालय का जो अंतिम अवस्थिति होती है, अंतिम, वो क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है।
ठीक है। ये कौन सी मिट्टी है? ये हिमालयी मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है तराई मिट्टी। चलिए साथ में लिखते चलिए, नहीं तो बाद में हम पीछे रह जाएंगे। चलिए सबसे पहले लिखिए, उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी टाइटल डाल चुके हैं, इसमें लिखिए उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी को छोड़कर मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा इनकी भी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिए उप हिमालय पर्वतपादीय मिट्टी, इसमें डैश देके लिखिएगा। यह मिट्टी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, जिसका रंग हल्का भूरा और पीला है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है तथा यहाँ उपजाई जाने वाली फसलों में धान, मक्का, जौ आदि प्रमुख है। उसके बाद दूसरा डालिए तराई मिट्टी। ठीक है, यहाँ हिमालय के नीचे पर्वतपादीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, पर्वतपादीय मिट्टी, और इसी के नीचे, ठीक है, यानी कि इसके दक्षिण में जो तराई मिट्टी है वो लगभग 3 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई में पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाया जाता है, जिसमें से कुछ पार्ट यहाँ हमारा पश्चिमी चंपारण में और कुछ पार्ट इस साइड में पाया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है, कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, और साथ ही इस क्षेत्र में कुछ दलदली भूमि का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। इस मिट्टी के अगर कलर के बारे में बात करें तो ये हल्का भूरा होता है और इसमें चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस क्षेत्र में अगर फसलों की बात करें तो फसलों में धान, पटसन और गन्ना, ये जो खेती इसकी होती है, इसके लिए ये क्षेत्र बहुत ही अनुकूल माना जाता है, ठीक है। तो लिखिए तराई मिट्टी के बारे में, यह मिट्टी
उप हिमालय पर्वतपादीय मिट्टी के उप हिमालय पर्वतपादीय मिट्टी के दक्षिण भाग में 3 से 8 किलोमीटर के पतली परत के रूप में पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाई जाती है। ठीक है। पर्वतपादीय क्षेत्र में जल के सतत भूमि में रिश्ते रहने के कारण इस मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। साथ ही कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा या फिर हल्का पीला है तथा इसमें चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें धान, पटसन और गन्ना आदि है। उसके बाद तीसरा डालिए पुरानी जलोढ़ या फिर इसी को हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो पुरानी जलोढ़ स्लेश करके बांगर मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर बांगर मिट्टी। ठीक है। अगर इस मिट्टी की बात करें तो ये जो मिट्टी है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी नहीं लाई जाती। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, पहले बाढ़ आया करती थी अब वहां पर नहीं आती है, उस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमारी एक नदी आती है घाघरा और यहाँ पर आती है गंडक नदी। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है घाघरा गंडक दोआब, ठीक है, घाघरा गंडक दोआब, इस क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण हुआ है जिसे हम बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसे बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों, अगर आप पिछले वर्षों का पेपर देखें तो उसमें आया हुआ है। प्रश्न ये था कि बलसुंदरी मिट्टी कौन सी मिट्टी, प्रश्न ऐसे था कि किस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इस मिट्टी में चूने की मात्रा पाई जाती है जो लगभग 30% के आसपास होता है। और यहाँ अगर उगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो यहाँ पर धान, पटसन और, ठीक है, पटसन नहीं, धान, गेहूं और जो तंबाकू है, तंबाकू के साथ साथ यहाँ पर ईख और मक्का भी उगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, आप लिखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ
प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब, और इसी के गंडक के समानांतर ही एक नदी आई है बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो घाघरा गंडक दोआब और जो बूढ़ी गंडक है इसकी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र में भी थोड़ा इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखे आपने, इसका विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। इस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय प्रकार की है, जिसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक है। इसमें चूने की मात्रा लगभग 30% से भी अधिक है, 30% से भी अधिक है। यह मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी का कण मोटा होता है, जो तुलनात्मक रूप से नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली मुख्य फसलों में गन्ना, मक्का, ईख, धान, गेहूँ और तंबाकू है, ठीक है। इसके आगे है हमारा खादर मिट्टी, ठीक है। अभी हमने बात किया था कि 4 उपवर्ग में विभाजित किया जाता है, जिसमें से हमने 3 के बारे में चर्चा कर लिया। पहला था उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा था तराई मिट्टी, तीसरा था बांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और चौथा है हमारा खादर मिट्टी, या फिर हम इसी को नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है, और इन्हीं बाढ़ों द्वारा छोड़ी गई अवसादों के रूप में नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है धान की कृषि के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जूट की कृषि भी की जाती है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, जो नवीन जलोढ़ की क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये जो क्षेत्र है हमारी, ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहते हैं, परंतु सरकार द्वारा कोसी नदी परियोजना के जरिए इस क्षेत्र में बाढ़ का बहुत अधिक स्तर तक, मतलब बाढ़ को कम किया जा सका है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए आप खादर मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए इसमें लिखिएगा, इस मिट्टी का निर्माण
इस मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहाँ नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के माध्यम से अवसादों का निक्षेप लाया जाता है। इस मिट्टी में अनेक महत्वपूर्ण खनिज तत्व मौजूद होते हैं। इस मिट्टी में अनेक महत्वपूर्ण खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी का विस्तार या फिर इसके रंग के बारे में पहले लिख लीजिए। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा घाटी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटी में पाया जाता है। यह मिट्टी धान की कृषि के लिए उत्तम माना जाता है। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण इस मिट्टी में जूट की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। उसके बाद हमने दूसरा क्या डाला था, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। तो हम अब आगे देखेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में अवस्थित जो ये मैदान है, इसे ही हम दक्षिण बिहार के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी जलोढ़ मिट्टी है, इस क्षेत्र में आने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कर्मनाशा है, सोन है, फल्गु है, क्यूल है, इनके द्वारा लाई गई अवसादों से बना हुआ है। ठीक है, चूँकि ये पठारी क्षेत्र से आती हैं तो ये अपने साथ बालू का कण भी लेके आती है। तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसमें बालू के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती और वो नीचे चली जाती है। ठीक है, इसकी जो मिट्टी की विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको भी 4 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है कगारी मिट्टी, दूसरा है टाल मिट्टी, तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को उत्तरी बिहार में हम क्या बोलते थे, बांगर मिट्टी बोलते थे, जबकि दक्षिणी बिहार के मैदान में हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा जो हमारा है वो है बलथरी मिट्टी। ठीक है, अगर कगारी मिट्टी की बात करें, कगारी यानी कि भोजपुरी में एक वर्ड यूज किया जाता है कगार। कगार का मतलब होता है किनारे, यानी कि कगारी मिट्टी जो भी है वो गंगा नदी जो है, गंगा नदी और सोन क्यूल जो नदियां हैं, इन सब के कगारों पर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इन नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है अपने किनारों पर छोड़ दी जाती है, उसी मिट्टी को हम कगारी मिट्टी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद है टाल मिट्टी क्षेत्र। कगारी मिट्टी जो क्षेत्र है उसके दक्षिणी भाग में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम टाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र होता है वर्षा काल जो होता है, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तो ये क्षेत्र पानी से पूरा भरा रहता है। फिर बरसात के मौसम जब ख़त्म होता है तो पानी यहाँ से नीचे चली जाती है, फिर यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, तो ये जो मिट्टी पाई जाती है वो बक्सर भोजपुर, ये जो क्षेत्र है बक्सर भोजपुर, ठीक है, बक्सर भोजपुर, उसके बाद उत्तरी गया, उत्तरी रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, पटना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये जो मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये इसका जो रंग होता है गहरा भूरा होता है या फिर गहरा पीला होता है। ठीक है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर पीली मिट्टी में ही अगर पानी जब चला जाता है तो वो लाल मिट्टी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है। अगर यहाँ उपजाई जाने वाली फसलों की बात करें तो इसमें धान, गेहूं, बाजरा और अरहर, ये जो फसलें हैं इस मिट्टी में उपजाई जाती है। उसके बाद चौथा जो हमारा है वो है बलथरी मिट्टी। अगर इसकी बात करें तो ये जो मिट्टी है छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, और इस क्षेत्र में, और छोटा नागपुर के पठार से लेकर जो गंगा है, ठीक है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है और गंगा का जो क्षेत्र है, ये जिस क्षेत्र में मिलती है उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है हमारी? बलथरी मिट्टी। अगर इसकी बात करें तो ये कैमूर से लेकर भागलपुर तक, ठीक है, कैमूर से लेकर भागलपुर तक, कैमूर से लेकर भागलपुर तक 5 से 15 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टियों में पाया जाता है। ठीक है। तो सबके बारे में बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी के बारे में लिखिए। ठीक है। टाइटल ये डाल दिए हैं, इसके बारे में लिखिए। इस मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के बीच अवस्थित है, छोटा नागपुर पठार के बीच अवस्थित है। दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से हुआ है। मिट्टी की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इस मिट्टी को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिएगा कगारी मिट्टी, इसके बारे में लिखिएगा। यह मिट्टी नदियों के किनारे तटबंध के रूप में पाया जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी तट सोन, किऊल, पुनपुन, फल्गु आदि नदियों के किनारे
किनारे मोटी कांप के रूप में, कांप बांध को बोला जाता है, ठीक है, बांध भी इसे बोल सकते हैं, इसे हम प्राकृतिक बांध बोलते हैं, ठीक है। मोटी कांप के रूप में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है, इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। इस मिट्टी में चूना की प्रधानता पाई जाती है, चूना की प्रधानता पाई जाती है तथा इसका रंग हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में नहीं की लिखिए, इस मिट्टी की प्रमुख फसलों में मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि हैं। मकई, जौ, सरसों, मिर्च आदि हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए टाल मिट्टी, टाल मिट्टी। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है, यह निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा के काल में जल से भरा होता है या फिर जल प्लावित होता है। वर्षा के काल में जल से भरा रहता है। यह मिट्टी कगारी मिट्टी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यह भूरे रंग की मोटी कड़ वाली मिट्टी है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला लिखिए तीसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर करेल केवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर करेल केवाल मिट्टी। इसमें लिखिएगा इस मिट्टी का विस्तार टाल क्षेत्र के दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, उत्तरी गया एवं रोहतास, नालंदा, जहानाबाद, पटना, मुंगेर आदि में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे से लेकर गहरे पीले तक होती है। इस मिट्टी में बालू, सिल्क और चीका का मिश्रण पाया जाता है। चीका का मिश्रण
पाया जाता है तथा इसमें अम्लीय एवं क्षारीय गुण, अम्लीय एवं क्षारीय गुण संतुलित मात्रा में पाई जाती है जिसकी वजह से यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है तथा यहाँ उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, बाजरा, अरहर आदि हैं। धान, गेहूँ, बाजरा, अरहर आदि हैं। ठीक है। चौथा डालिए बलथरी मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी। ठीक है, लिखिए यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है जिसका विस्तार कैमूर से भागलपुर तक 5 से 15 किलोमीटर तक एक पतली पट्टी के रूप में पाई जाती है। इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के कंकड़ मिलते हैं और इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह मिट्टी जल सोखने में सक्षम होती है। इसमें लोहे के अंश भी पाए जाते हैं। अपर्दन की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में कृषि की संभावना कम होती है तथा यहाँ उपजाई जाने वाली फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू आदि हैं। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा क्या लिखा था? दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। ठीक है, टाइटल डाल लीजिए दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी।
ये जो मिट्टी है मुख्य रूप से लाल और पीले मिट्टी के अवशिष्ट के रूप में पाई जाती है और इसे भी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है कैमूर पहाड़ की लाल बालुका मिट्टी, कैमूर पहाड़ की लाल बालुका मिट्टी, और दूसरा है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक डालिए कैमूर पहाड़ की लाल बालुका मिट्टी। इसके बारे में लिखिए। यह मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में, कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें बालू के साथ साथ लाल चीका और लेटराइट के अंश भी पाए जाते हैं। लाल चीका एवं लेटराइट के अंश भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण इस मिट्टी में जीवांश अधिक पाया जाता है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ का क्षेत्र है, जहाँ ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ आदि उगाया जाता है। उसके बाद दूसरा डालिए लाल पीली मिट्टी। इसमें लिखिए इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण पूर्व बिहार के, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्व बिहार के जमुई, मुंगेर में जो खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, ठीक है। उसके बाद बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है, विखंडन से हुआ है। इन चट्टानों में लौह तत्वों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा यह अनउपजाऊ मिट्टी है। यहाँ उपजाई जाने वाली फसलों में मोटे अनाज दलहन आदि हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मिट्टी जो है, मिट्टी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर चुके हैं।
जितने भी मतलब प्रश्न हो सकते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया, बिहार की भौगोलिक स्थिति कर ली, ठीक है, यहाँ के उच्चावच के बारे में बात कर लिया, यहाँ का जो मौसम है, मौसम ऋतुओं के बारे में बात कर लिया, ठीक है, वर्षा के वितरण के बारे में बात कर लिया, और नदियों के बारे में बात हो चुकी थी। आज हमने मिट्टी के बारे में बात कर लिया, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी वन एवं वन्य जीव जंतु, ठीक है, यानी कि बिहार में वन के बारे में जो भी है वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। वनों के क्षेत्र में माना जाता है ऐसे कि जितना भी स्थलीय भाग है उसका लगभग 33.33% क्षेत्रों पर वन होने चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश बिहार में जितना भी स्थल है उसके लगभग की बात हटाइए, केवल 7.27% क्षेत्र पर ही वन पाया जाता है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। तो जब हम वन के बारे में चर्चा करेंगे तो इस पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, और वन को बढ़ाने के लिए जो वहाँ की सरकार है क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, क्या क्या मतलब लोगों को कैसे कैसे प्रेरित कर रही है ताकि वो वन को लगा सके, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वन जो होते हैं उसके अनेक प्रकार होते हैं, ठीक है। उसमें बिहार में कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, वन क्षेत्र कैसे कैसे हैं, जैसे वन में एक आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, एक संरक्षित क्षेत्र होता है, और एक अवर्गीकृत वन क्षेत्र होता है जहाँ पे हम चराई वराई सब कर सकते हैं, वहाँ से लकड़ी भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर सुरक्षित वन के बारे में बात करें तो वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पशुओं चराने, ठीक है, यानी कि हम वहाँ पशु नहीं चरा सकते और ना ही लकड़ी काट सकते हैं, यानी कि इसकी हमें अनुमति नहीं है कि वहाँ पे हम पशु चराएं या फिर लकड़ी काटें। इस पर पूरे सरकार का नियंत्रण होता है, जो भी नियंत्रण होता है, जो भी कार्य होती है यहाँ बिना सरकार की अनुमति के नहीं होता है, इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, इसलिए इसे हम सुरक्षित वन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आरक्षित वन की अगर बात करें, जिसे इंग्लिश में हम रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सुरक्षित वन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आरक्षित वन की अगर बात करें तो इसमें पशुओं को चराने और सीमित मात्रा में लकड़ी चुनने या फिर सीमित मात्रा में काटने की अनुमति जो होती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है अवर्गीकृत क्षेत्र, जहाँ पर हम पशु को चरा भी सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे तब बड़े ही डिटेल में करेंगे, और साथ ही किस ज़िले में कितना वन क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, इन सब के बारे में हम बड़े ही अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वन से जो भी संपदाएं होती है, यानी कि वन में लकड़ी होता है, लकड़ियों से क्या क्या बनाया जाता है, ठीक है, कैसे कैसे उस पर बिजनेस होता है, व्यापार होता है, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही वन नीति क्या है बिहार सरकार की, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे हरियाली मिशन है, ठीक है, योजनाएं हैं, वानिकी कार्यक्रम है, ठीक है, कृषि वानिकी योजना है, ठीक है, जिसमें पॉपुलर जो पौधा होता है पॉपुलर का, उसको लगाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सहायता देती है, कृषि जो किसान होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देती है, समय समय पर जाकर देखती भी है कि उसकी देखभाल सही से हो रही कि नहीं हो रही है। इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।